नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग बात करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है और वो पहल सोशल मीडिया को लेकर है। हमारे देश में बहुत दिनों से सोशल मीडिया जब आया था तो लोगों का बड़ा उत्साह हुआ, जर्नलिज्म जाग गई, लोगों को एनालिसिस, हमारे जैसे लोगों को सार्वजनिक रूप से एनालिसिस करने का मौका मिला और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला। देश में सोशल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन क्या सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जाना चाहिए? इस बात पर मैं, जहाँ तक मेरे चैनल की बात आती है, तो हजारों लोग इस बात को लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत गंदा कंटेंट परोसा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट खराब होता जा रहा है और इतनी रॉन्ग और मिस इन्फॉर्मेशंस आती जा रही हैं कि देश कंफ्यूज हो गया है कि आखिर वो किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। इसीलिए हमारे जैसे चैनल ये इसलिए चलते हैं क्योंकि हम ऑथेंटिकेटेड रूप से कहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट या सरकारी मीडिया या सरकारी रेगुलेशन से बात करते हैं। हम कभी भी ब्लफ की बात नहीं करते। कहीं से भी सूचना आई हो उसको क्रॉस वेरीफाई किए बगैर कोई भी बात नहीं करते। इसमें अपने व्यूज़, बीइंग ए लॉयर, अपने व्यूज़ में डालता हूं कि मुझे इसके इंटरप्रिटेशन में क्या आनंद मिलता है या मैं इसका इंटरप्रिटेशन कैसा करना चाहता हूं या फिर देश को कैसे सोचना चाहिए, जैसे मैं सोचता हूं क्या वैसे ही सोचना चाहिए। ये बात अलग है कि मैं उसमें अपने व्यूज़ डालता हूं, लेकिन बिना ऑथेंटिकेटेड कहीं से भी इंफॉर्मेशन के हम उसको स्प्रेड आउट नहीं करते। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग करते भी हैं। मैं कल एक पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति ये कहते हुए शॉर्ट्स बना रहे थे, उन्होंने कहा कि अब गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिए, ट्रायल अगर गलत हो जाता है तो फिर और उसको सज़ा नहीं हो पाती तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा। और ये मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर ही तो इस पूरे सिस्टम की जड़ है। और अगर पुलिस को उल्टा फंसाना शुरू कर देंगे तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेगी, और एकदम शोर शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस कर भी लेगी तो फिर जुडिशरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर कन्विक्शन रेट के आधार पर ये, तो फिर मैंने उसको खोजना शुरू किया तो मालूम पड़ा वो इन्फॉर्मेशन ही झूठी है। और वो सज्जन पुलिस की वर्दी पहनकर बात करते हैं, मतलब पुलिस की वर्दी, कोई बैच भी लगा हुआ है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्पीड आउट करते हैं। बहुत सारे लोग उसका लीगल ग्राउंड बनाकर या कोई सपोर्ट देकर या कोई सपोर्टिव बात, उन्होंने कहा इनकी फ़ोटो, उनकी फ़ोटो। और आजकल तो एआई का ज़माना आ गया है तो लिपसिंग भी मिला दी जाती है, ऑडियो कंटेंट भी मिला दिया जाता है, वॉइस भी मिला दी जाती है, और ऐसा लगता है कि ये ही बोल रहे हैं जिन सज्जन की ये चल रहा है। अब ये सब कुछ चल रहा है। आपको याद होगा गद्दाफी को लेकर, आपको याद होगा नेपाल में, आपको याद होगा बांग्लादेश, बहुत सारे देशों में सोशल मीडिया ने बहुत हंगामा मचा कर रखा। भारत में भी सोशल मीडिया नो डाउट, मुझे याद है 2021 में, उस समय रविशंकर प्रसाद जी मंत्री हुआ करते थे, आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे, और 2021 में वो आईटी रूल्स लेकर आए थे। उन आईटी रूल्स में परिवर्तन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और ये सारी व्यवस्थाएं थीं, उसको लेकर बड़े हंगामे हुए थे। मोदी जी उस समय इस विचार के हुआ करते थे कि नहीं, सोशल मीडिया को फ्री फ्लो छोड़ देना चाहिए, और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट चल रहा है, लोग अपने उद्गार रख रहे हैं, राइट टू फ्री फंडामेंटल राइट है। हालांकि आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 66A हुआ करता था, और सेक्शन 66 श्रेया सिंघल के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया था और कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के कंटेंट के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन उसके बाद जो तत्काल परिवर्तन आए देश में, उससे सरकार भी मजबूर हो गई। आईटी रूल्स 2021, उस समय आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी, वो उस समय एक्सटेंशन हुआ था कैबिनेट का, और कैबिनेट के एक्सटेंशन में रविशंकर प्रसाद जी आउट हो गए थे। तो लोगों ने ये कहा था कि आईटी रूल्स में संशोधन लाना उनके लिए खतरनाक हो गया। हालांकि मेरा मानना यह है कि कोई भी रेगुलेशन बिना कैबिनेट की मंजूरी के कैसे लाया गया होगा, इसलिए केवल रविशंकर प्रसाद जी ही ऐसा करना चाहते थे, इसलिए उनको हटाया गया, या मोदी जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया या उनको साइड कर दिया। ये सब बकवास दुनिया भर की चलती रही है। लेकिन अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि जो रविशंकर प्रसाद जी करना चाहते तो उसको विड्रॉ तो सरकार ने नहीं किया था उस समय, आज उसका एक्सटेंशन सरकार कर रही है। एक्सटेंशन का कारण ये नहीं है कि सरकार उस पर कोई बहुत रेगुलेशन लगाना चाहती है, इसका एक्सटेंशन का कारण ये है, जो संशोधन अब 2021
2021 को आगे किया गया है। पहले तो उन्होंने ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है और ये कहा है कि जिस किसी को भी सुझाव देने हैं सोशल मीडिया को लेकर या मीडिया को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, वो अपने सुझाव दे सकता है, उसके बाद ही उसको लागू करेंगे। खास तौर से इस नियामक की नियम नंबर 31G 31H और रेगुलेशन नंबर 3 का 4, इस पर बात उन्होंने कही। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि इससे पहले ऑनरेबल कोर्ट इस विषय पर बहुत कुछ कर चुका है, और ऑनरेबल कोर्ट में जब इस तरह के शिकायतें आईं और इस तरह के मामले आए तो एक सीरीज में उसको देखना चाहिए। उसके बाद जो ग्रीवांसेस थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पकड़ी कि गूगल और बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं ये किसी को भी बढ़ाकर किसी को पीछे फेंक, इनकी एनालिटिकल प्रोसेस जो है और इनका एनालॉजिकल डेवलपमेंट, ये इनके पास शक्तियां हैं, इसलिए इंटरमीडियरी भी दोषी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला जजमेंट 2015 का, जिसमें श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का नाम था और सेक्शन 66 कैपिटल ए को अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा ये कहा गया था आर्टिकल 19(1)A फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, और उसको केवल आर्टिकल 19(2) के दायरे में ही लाया जा सकता है। 66 कैपिटल ए आईटी रूल्स में जो उसको जवाबदेह बना रहा है वो ठीक नहीं। इसके बाद एक मामला आया तहसीन पूनावाला वर्सेस भारत संघ, 2018 का मामला था। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच, इस मामले में भड़काऊ सामग्री और इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने, चूंकि ये मॉब लिंचिंग का मामला था और लिंचिंग वाले मामले में स्प्रेड आउट किया जा रहा था बहुत कुछ, तो तहसीन पूनावाला के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए कोई नियामक बनाना चाहिए और कोई मॉनिटरिंग टीम बिठानी चाहिए। हालांकि ये मॉनिटरिंग टीम का मामला ये पहली बार नहीं है। कॉमन कॉज का 2012 का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी टीम बैठनी चाहिए। जो ये लोकल लेवल पर अखबार छपते हैं, तमाम तरह के जो लोकल चैनल उस समय चला करते थे, लोकल चैनल केबल टीवी का चलता, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में उसको बैठाया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और वहां कोई भी अपनी ग्रीवांस ला सकता है। अगर वो स्टेट का मामला है तो वो स्टेट को फॉरवर्ड कर देगा, अगर वो केंद्र का मामला है तो केंद्र को फॉरवर्ड कर देगा, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ही उस पर एक्शन ले सकती है। उसके बाद उसकी अपीलिंग अथॉरिटी होगी और ये वो होगा। ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। हालांकि उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज के मामले में फिर से ऐसा ही कहा और पूछा था कि आपने कितनी कमेटियां बना ली। हालांकि वो सारी कमेटियां जो बनी थी वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास चली गई, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सबका हेड होता है। लेकिन हमने उस पर आरटीआई उस समय डाला था तो बहुत सारे स्टेटों ने कहा कि, किसी ने कहा कि हमने 50 जिलों में 30 बना लिए हैं, किसी ने कहा 50 बना लिए हैं। ये हमने 2017-18 में पूरे देश के स्टेटों में आरटीआई डाला था कि भाई अगर कंप्लेंट करना हो मीडिया की तो कहां की जाए, आम आदमी कैसे जाएगा। फिर बाद में पता लगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होता है, इन इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में कई एक मंत्री बैठते हैं और उनके सेक्रेटरी बैठते हैं जो कई बड़े निर्णय लेते हैं। उन्हीं के तहत उस समय गृह मंत्रालय ने 750 चैनल एक बार में बंद करवाए थे, 1500 चैनल राजनाथ सिंह जी ने एक बार में बंद करवाए थे। तमाम, कोई हैदराबाद से चलता था, कोई असम से चलता था, जम्मू कश्मीर से चलते थे, पाका कुपट जम्मू कश्मीर से चलते थे जिनकी रीच यहाँ तक थी। वो ऐसे हजारों चैनल उस समय बंद किए गए थे। ये इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रखने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा, IT मंत्रालय ने कहा, या फिर और जो मंत्रालय थे उन्होंने कहा कि भाई ये खतरा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा ये खतरा है, कंटेंट ठीक नहीं रहा। तो लेकिन जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है, IMB है, आजकल उसको इंटर डिपार्टमेंटल बोर्ड कहा जाता है या कमेटी कही जाती है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटियां, जिसमें मुख्य सचिव बैठते हैं उन कमेटियों, उन मंत्रालय 6 मंत्रालयों के। वो कब तक कितना, ये सारे मैटर कैसे देख सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इनकी कमेटियां हों। तो कॉमन कॉज के मामले में कमेटियों की बात कर दी, लेकिन सोशल मीडिया पर तब तक कोई बात नहीं कही गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया का मामला कैसे गवर्न होगा। ऐसे मामले में फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा 2021 का मामला है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके CA के टाइम पर, उन दंगों को लेकर तमाम वीडियोस वायरल हुए थे। दिल्ली सरकार को लगा कि उस समय केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी, केजरीवाल को लगा कि हमारे खिलाफ जा रहा है, तो दिल्ली विधानसभा ने फेसबुक को नोटिस कर दिया था। वो फेसबुक का नोटिस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और उस समय फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यवर्ती की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यवर्ती का मतलब है इंटरमीडिएट कंटेंट अगर हमारा है, मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं, फेसबुक पर डाल रहा हूं, ट्विटर पर डाल रहा हूं, या किसी माध्यम से उसको स्प्रेड आउट कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि ये इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट का कहना है
कि साहब हम केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उसका हमें कुछ हिस्सा मिलता है, हम उसका जो भी इनका व्यापार होता है उसका 30% काट कर 70% हम इनको दे देते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट को एक नई फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल सामग्री के वाहक नहीं हैं, बल्कि एल्गोरिथम क्षमता सामग्री को बढ़ावा देने की शक्ति रखते हैं। यानी कि अपनी एल्गोरिथम के माध्यम से कौन सा चैनल चलाना है, किसका कंटेंट चलाना है, राष्ट्रवादियों का कंटेंट चलाना है, राष्ट्र विरोधियों का कंटेंट चलाना है, तोड़ू फोड़ू शक्तियों का कंटेंट चलाना है, या फिर ये तोड़ू फोड़ू गैंग का चलाना है, ये एल्गोरिथम आपके पास है। चूंकि आप प्लेटफॉर्म तो देते हैं, लेकिन आप कोई वीडियो को जो ब्राउजर आता है, जैसे मैंने एक वीडियो डाला, उस वीडियो को ब्राउजर 1 लाख लोगों को इंप्रेशन दिखाता है कि 1 करोड़ लोगों को इंप्रेशन दिखाता है। अगर ब्राउजर ये चाहता है या फिर जो आपका यूट्यूब चैनल है वो चाहता है कि ये कंटेंट फैले, तो वो 100 करोड़ लोगों को दिखा देगा एक साथ। 100 करोड़ में से अगर 1% भी क्लिक करेंगे तो 1 करोड़ व्यू आ जाएंगे। और अगर किसी का कंटेंट बहुत अच्छा है, राष्ट्रवादी है, उसको फेवर नहीं करता यूट्यूब या फेसबुक, तो उसको पीछे छोड़ फेंक देगा। तो मालूम पड़ा कि वो दिखाएगा ही 1000 लोगों को, 1000 में से अगर 50% भी क्लिक करेंगे तो 500 व्यू आएंगे। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के मामले में यह पाया कि दिल्ली दंगों को बढ़ावा देने के लिए आपकी जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम उस तरह के वीडियो ज्यादा बढ़ाता है, उस तरह का कंटेंट ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जवाबदेही बनती है। आपकी जवाबदेही पर आपको विचार करना चाहिए और सरकार को इस पर कोई रेगुलेशन बनाना चाहिए। इसी प्रकार से गूगल इंडिया बनाम विशाखा इंडस्ट्रीज का और सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री या मध्यवर्ती की जिम्मेदारी से जुड़ा मामला हो सकता है। इसलिए अगर कोई मानहानि का मामला जाता है, कोई रॉन्ग कंटेंट जाता है, किसी की उसमें अपयश फैलाया जाता है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। मध्यवर्ती की सामग्री की प्रकृति के बारे में पता चल जाता है। आपके पास आजकल तो एआई है, आप पता लग सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं, आप उसको पीछे फेंक सकते हैं। आप किसी कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, वो पॉलिसीज के अनुसार होना चाहिए, भारत सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए, तभी कंटेंट आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज वो कंटेंट आपको हटा देना चाहिए या नोटिस जारी कर देना चाहिए। अब 2021 के जो नियम थे, उन नियमों में अब केंद्र सरकार क्या कर रही है, कह रही है कि इंटरमीडियरी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहां तय करेंगे। अगर झूठी सामग्री कोई डालता है, अगर फेक वीडियोस कोई डालता है, अगर फेक इंफॉर्मेशन कोई डालता है जो कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, या फिर वो किसी एक विशेष समुदाय के विरुद्ध या समुदाय के पक्ष में किसी भी प्राइवेट चैनल से चल रहा हो, उसको मध्यवर्ती की जिम्मेदारी बनती है, इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर एक्शन ले। दूसरी बात सरकार ने जो तय करने जा रही है वो ये कह रही है कि बिना नोटिस के, अभी तक क्या होता था, 2021 में जो झगड़ा हुआ था ट्विटर के साथ या ये इंटरमीडियरीज के साथ रविशंकर प्रसाद जी के समय पर, वो ये था कि आपके नोडल ऑफिसर यहां पर बैठेंगे ताकि सोशल मीडिया की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारा पुलिस ऑफिसर लेना चाहता है तो वो आपके नोडल अधिकारियों से बात कर सके और नोडल अधिकारी उसको सारी इंफॉर्मेशन दे सके। कोई कंटेंट हटाने की बात कही जाए तो कंटेंट हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। किसी चैनल को बंद करने की बात आती है पुलिस कंप्लेंट के आधार पर तो उसको स्टॉप किया जाए। किसी कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अगर वो कंटेंट हटाना या चैनल बंद करना या उस पर शो कॉज जारी करने की बात आती है तो फिर इंटरमीडियरी होना चाहिए। हम किसको शिकायत करें? हालांकि कंपनियां पहले तैयार नहीं थी, बाद में भारत सरकार ने एक डेडलाइन जारी कर दी और कहा इसके बाद आपके ऑपरेशंस भारत में बंद कर दिए जाएंगे। ट्विटर अंत तक दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता रहा, लेकिन फाइनली सबको नोडल ऑफिसर बैठाने पड़े। एक तो वो विवाद था। अब नोडल ऑफिसर उस पर तभी कार्रवाई करेंगे जब कोई कंप्लेंट करेगा। मैं 2017-18 में जम्मू कश्मीर के विषय को करते हुए हमने बहुत सारी कंप्लेंटें गलत इन्फॉर्मेशंस की थी और ये कहा था कि भाई ये चैनल ये गलत दिखा रहा है, ये यूट्यूब चैनल गलत दिखा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और जो चैनल चल रहे हैं, जो नेशनल
टेलीविजन्स हैं, नेशनल न्यूज एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ भी दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय सुमोटो संज्ञान लिया गया था और 12 चैनलों पर एक बड़े स्तर पर पेनल्टी लगाई गई थी। आज भी वो केस चल रहा है। ऑनरेबल गीता मित्तल जी उस समय चीफ जस्टिस हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि कंप्लाइंस पूरी करना तुम्हारा काम है, हम किसी भी चैनल को नहीं छोड़ेंगे। आप मीडिया हैं तो क्या हुआ, आपके पास आर्टिकल 19(1) में एक सामान्य व्यक्ति के पास जितना अधिकार है उतना ही अधिकार आपके पास है, उससे ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है और उतनी ही आपकी बाउंडेशंस है। आप अपने आप को चौथा पिलर कहिए। हकीकत यह है कि एक सामान्य व्यक्ति के पास जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उतने ही मीडिया के पास हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। इसलिए यह याद रखिए कि आप कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्पीड आउट नहीं कर सकते। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि सोशल मीडिया को कैसे रोका जाए। सोशल मीडिया को अब जो नया नियामक आ रहा है उसमें यह कहा गया है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरमीडियरी। अब इंटरमीडियरी की अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी शिकायत के। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, तो भी अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन, चूंकि आपके पास तो डेटा का कलेक्शन होता है, आप राइट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन एज पर लॉ सब आपकी एल्गोरिथम उसको पकड़ लेती है, आपका एआई उसको पकड़ लेता है। चूंकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन होती है इसलिए रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप जज कर सकते हैं और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप जज कर सकते हैं, वायलेट जो इंफॉर्मेशन है वो जज कर सकते हैं, या उससे देश में सौहार्द बिगड़ सकता है ऐसा आप जज कर सकते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस कंटेंट को आप पॉलिसी के अगेंस्ट माने और उस कंटेंट को रोक दें। ये केंद्र सरकार अब लाना चाहती है। इसलिए जो कंटेंट बना रहा है वो तो दोषी होगा ही होगा, लेकिन जो कंटेंट चला रहा है वो भी उसके साथ अपने आप स्यू मोटो उसको एक्शन लेने का अधिकार होगा। हालांकि इस विषय पर अब बहुत सारे प्रश्न सामने आने लगे। प्रश्न ये आने लगा है, क्या केंद्र सरकार के कहने पर ही ये सब चलेगा? प्रश्न ये आने लगा है, क्या अब गूगल या फेसबुक तय करेगा, यूट्यूब तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? इस बात को लेकर ओवैसी ने आवाज उठा दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा रॉन्ग कंटेंट तो वही लोग डालते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी वही लोग डालते हैं, हेट स्पीच भी सबसे ज्यादा उनके पास ही है, उनसे ही आती। ऐसी परिस्थिति में ओवैसी ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। सरकार इंटरमीडियरी को इस तरह की शक्ति देकर या इंटरमीडियरी को कंप्लायंस करने के लिए मजबूर करके अब लोगों को बोलने से रोक रही है। मामला तो गंभीर है ही, क्योंकि फंडामेंटल राइट बनाम हेट स्पीच है, फंडामेंटल राइट बनाम रॉन्ग स्पीच है, फंडामेंटल राइट बनाम रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन बनाम रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो ये इस पर कैसे कार्रवाई होगी, कौन तय करेगा, ये भविष्य बताएगा। अभी फिलहाल सरकार ने आपसे या सभी से वो मांगा है कि आप सुझाव दीजिए। उन्होंने रेगुलेशन पब्लिश कर दिया है, 15 दिन का शायद टाइम दिया है, आप अपने सुझाव दीजिए और सुझाव देकर उनको बताइए कि वाकई में सोशल मीडिया का कंट्रोल कैसे होना चाहिए, सोशल मीडिया सही करे, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, एआई के द्वारा बनाई गई इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन रोक दी जाएं। सही इंफॉर्मेशन मेरे जैसे लोग जैसे देते हैं वो सही इंफॉर्मेशन ही एनालिटिकल विद द एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, वो ही सोशल मीडिया पर चले ताकि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को राइट एंड रॉन्ग छांटने की जरूरत ना पड़े और वो कहीं मिसलीड ना हो जाएं और कहीं देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ न दें, देश का माहौल बिगाड़ न दें, देश में कुछ उल्टा सीधा न कर दें। ये जिम्मेदारी है। इसलिए आप इस पर लिखकर बताइएगा। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं आईटी रूल्स, या फिर जिन लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हमारे कुछ वीडियोस पहले से पढ़े हैं, बहुत पुराने हैं, अब यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के बेसिक फंडामेंटल्स उस पर डाले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।